हर तीसरे ट्रक या बस जो आपको भारतीय हाईवे पर दिखती है वो अशोक लीलैंड की होती है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रीढ़ है। मुंबई की डबल डेकर बसों से लेकर स्कूल बसों और भारतीय सेना के ट्रकों तक हर जगह अशोक लीलैंड का दबदबा है। आज ये दुनिया के सबसे बड़े बस और ट्रक निर्माताओं में से एक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। कई संघर्षों, वित्तीय संकटों से जूझते हुए और नए नए इनोवेशन लाकर अशोक लीलैंड ने अपनी जगह बनाई। आज हम इस कंपनी की कहानी जानेंगे जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि भारत की तरक्की का एक बड़ा हिस्सा है। कैसे एक छोटी सी शुरुआत से लेकर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर बनने तक का सफर तय किया। चलिए शुरू करते हैं। 1948 एक नया भारत निर्माण हो रहा था। इसी बीच एक स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन सरन, जो नेहरू जी के मेक इन इंडिया विजन से प्रेरित थे, एक नए सपने के साथ आए, अशोक मोटर्स। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। विभाजन के समय उन्होंने रावलपिंडी छोड़ दिया और चंडीगढ़ आ गए। सब कुछ छोड़ने के बाद भी उनका जज्बा नहीं टूटा। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर एक कंपनी शुरू की, अशोक मोटर्स। चेन्नई को अपना बेस बनाया क्योंकि वहां औद्योगिक विकास अच्छा था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कंपनी सिर्फ ऑस्टिन A40 कारें असेंबल करती थी, जो इंग्लैंड से पार्ट्स इंपोर्ट करके बनाई जाती थीं। पर भारत की असली जरूरत कारें नहीं, कमर्शियल व्हीकल्स थे। इस नए बिजनेस में भरोसा कम था, पैसा कम था और स्किल्ड लेबर मिलना मुश्किल था। क्या अशोक मोटर्स ये संघर्ष पार कर पाएगा? यही एक नए मोड़ की शुरुआत थी। अशोक मोटर्स को जल्दी ही समझ आ गया कि भारत को लग्जरी कारों से ज्यादा कमर्शियल वाहनों की जरूरत है। यह एक बड़ा फैसला था जो कंपनी की दिशा बदलने वाला था। तभी एक नई पार्टनरशिप का जन्म हुआ, लेलैंड मोटर्स यूके के साथ। यह साझेदारी सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी बल्कि एक नए भारत का सपना था। टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज इंग्लैंड से आई, लेकिन जज्बा पूरा भारतीय था। मद्रास राज्य सरकार ने भी निवेश किया क्योंकि उन्हें इस कंपनी की संभावनाएं दिखीं। यह सिर्फ एक ट्रक निर्माता नहीं बल्कि देश के सपने का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने कंपनी को गिराने का खतरा पैदा कर दिया। फाउंडर रघुनंदन सरन का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अब क्या होगा? क्या उनका सपना अधूरा रह जाएगा या फिर अशोक लीलैंड एक नए अवतार में जन्म लेगा? 1953 में रघुनंदन सरन का सपना अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि एक विमान दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। उनका आकस्मिक निधन सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि अशोक मोटर्स के भविष्य के लिए भी एक बड़ा झटका था। कंपनी अब अस्थिर स्थिति में थी। नए इन्वेस्टर्स, नई लीडरशिप और एक मजबूत डायरेक्शन, सब कुछ एक साथ चाहिए था। तभी सरकार और नए इन्वेस्टर्स ने कदम उठाया। लेलैंड मोटर्स यूके के साथ पार्टनरशिप फाइनल हो गई। 1954 में अशोक मोटर्स का नाम बदलकर अशोक लीलैंड रखा गया। यह एक नए सफर का आगाज था। ब्रिटिश इंजीनियर्स ने भारतीय वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, नए प्लांट्स लगे और नए कमर्शियल वाहनों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। 1954 में कॉमेट ट्रक लॉन्च हुआ जो 7,500 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम था। यह ट्रक एक क्रांति लाने वाला था। इसकी मजबूती और लो मेंटेनेंस ने इसे ट्रांसपोर्टर्स की पहली पसंद बना दिया। भारतीय सेना ने भी इसे अपनाया, जिससे दुर्गम रास्तों में भी भरोसा बनाए रखने की क्षमता साबित हुई। 1963 में कंपनी ने कॉमेट बसें लॉन्च की, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अपनी जगह बनाने का सपना सच होने लगा। 1967 में अशोक लीलैंड ने टाइटन डबल डेकर बस लॉन्च की, जिसने शहरी ट्रांसपोर्ट का चेहरा बदल दिया। फिर 1969 में एक और बड़ा इनोवेशन आया। कंपनी ने पहली बार कमर्शियल वाहनों में पावर स्टीयरिंग पेश किया। 1970 में हिप्पो ट्रिपर लॉन्च हुआ, जो भारतीय सेना के लिए एक खास वाहन था। यह हर कठिन परिस्थिति में खरा उतरने के लिए तैयार किया गया था। 1986 में कंपनी ने निसान मोटर्स जापान के साथ पार्टनरशिप की। इस डील से कंपनी को H सीरीज इंजन टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला, जिससे ट्रकों और बसों की एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी और भी बढ़ गई। 1986 में ही स्टैलियन ट्रक लॉन्च हुआ, जो विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया था। यह ट्रक इतना पावरफुल था कि आगे चलकर सेना के लॉजिस्टिक्स का एक अहम हिस्सा बन गया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अशोक लीलैंड के ट्रकों ने सैनिकों, गोला बारूद और आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 2002 में अशोक लीलैंड ने भारत की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की। यह पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन कुशल थी। लेकिन दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रही थी
और अशोक लीलैंड इस रेस में थोड़ा पीछे छूट गया था। 2017 में कंपनी ने सन मोबिलिटी के साथ साझेदारी की, जो ईवी डेवलपमेंट और बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। यह पहला संकेत था कि अशोक लीलैंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस की ओर शिफ्ट हो रहा था। 2021 से 2024 तक कंपनी ने 9,54,454 करोड़ से 47,790 करोड़ तक का रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया। सिर्फ 3 सालों में 5 गुना ग्रोथ का यह सफर नए इनोवेशन और बेहतर मार्केट स्ट्रेटेजी का सबूत था। आज अशोक लीलैंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल निर्माता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बस निर्माता। लेकिन आगे प्रतिस्पर्धा और भी कठिन होने वाली है। क्या यह कंपनी ईवी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दौड़ में अपनी जगह बना पाएगी? एक बात तो तय है, अशोक लीलैंड सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की सड़कों और हाईवे की धड़कन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।